नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का हमारा लेक्चर है वो आज का लेक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसमें हम अपने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। काफी लेक्चर मैं पहले भी डाल चुका हूं, जिसमें आपका संविधान सभा कैसे गठित हुई, प्रस्तावना, उसके बाद भाग 1 भाग 2 मूल अधिकार, मैंने काफी लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डाले हैं। तो अभी ये पढ़ाने का मतलब क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि उनको चाहिए कि पहले वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, स्टूडेंट्स का ही मान लेते हैं, सबसे पहले उनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही पढ़ा देते हैं, आगे का बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको क्लास को पूरा देखेंगे, अच्छे से इसको पढ़ाएंगे, जिसमें मैं जितना भी यहाँ पे आपको बोलूंगा वो आप लाइन बाय लाइन इसको नोट करते जाएंगे, क्योंकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट है केवल वही, कि ऐसे नहीं है कि जितना भी बुक में लिखा है या इधर कहीं उधर से जो भी मैंने पढ़ा है सारा कुछ नहीं, बस आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आप अपने नोट्स बनाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में जितने भी आपके ग्रुप्स हैं स्टेटस पर लगाइए, जल्दी से इसको शेयर कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमारा जो संविधान बना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसकी हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उसका पढ़ने का रीजन क्या है? देखिए, जो हमारा संविधान बना वो कुछ कानून जो ब्रिटिश ने लागू किए उनसे बना, क्योंकि कितने एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, बहुत सारे 1945 का अधिनियम, 47 का अधिनियम, इतने सारे हमारे यहाँ पे एक्ट आए, तो उनसे कुछ ना कुछ हमने उठाया है और अपने संविधान में डायरेक्ट रख दिया है। तो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे क्या हमारे अधिनियम बने, क्या उनमें चेंज आए, और इतने सारे बनाने का मतलब क्या। बना सकते तो एक भी बना सकते थे, लेकिन बार बार चेंज क्यों किया? जैसे जरूरत पड़ती गई, जैसे डिमांड बढ़ती गई, ऐसे उसमें चेंज करके नया एक्ट बनाते गए। तो अपनी इस बात शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले बात करते हैं, ब्रिटिश हमारे देश में आए थे सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के। चलिए जाते हैं, बाहर चलते हैं और व्यापार करते हैं। उस समय महारानी जी एलिजाबेथ प्रथम थी, उनके चार्टर्ड के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए कि जाइए आप जाके हिंदुस्तान में क्या करिए, वहां पे व्यापार करिए। दो बातें, व्यापार करते करते बहुत दिन जब बीत गए, सन 1765 की बात है, तो उसको उड़ीसा, बिहार और बंगाल के दीवानी मामले या यूं कह सकते हो भू राजस्व अधिकार या भू राजस्व न्यायिक मामले उसको प्राप्त हो गए। अब ये प्राप्त कैसे हुए? सन 1764 का आपको याद होगा कि बक्सर का युद्ध हुआ था। सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर की लड़ाई के पश्चात मुगल बादशाह शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दे दिए। कौन कौन से? भू राजस्व न्यायिक अधिकार। कहां कहां के? उड़ीसा, बिहार और बंगाल के 3 रीजन के इनको अधिकार मिल गए। अब कब तक चलता रहा ये चला 1857 की क्रांति, आपको याद होगी। 1857 तक तो सही चला, लेकिन जब सैनिक विद्रोह हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, तो ब्रिटिश को लगा कि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। पहले थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद सन 1858 में भारत की जो सत्ता थी वो ब्रिटिश सम्राट ने अपने हाथों में ले ली। और कब तक चला यह शासन? 15 अगस्त 1947 तक चला। 1858 से 1947 तक किसका शासन रहा? सम्राट का शासन रहा। सम्राट का शासन। एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे। उससे पहले किसका शासन था? तो एक एक्ट पढ़ेंगे आप, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला एक्ट आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 से लेकर 1858 तक यह हमारा कंपनी का शासन रहा। कंपनी का शासन। तो आपको ओवरऑल देखने के लिए 2 बातें यहां पे मिली। पहला कंपनी का शासन मिला, दूसरा मिला सम्राट का शासन। कंपनी का शासन कब से? 1773 से लेकर 1858 तक हमारी कंपनी का शासन रहा। उसके बाद 1858 से लेकर जब तक भारत आजाद हुआ तब तक किसका शासन रहा? सम्राट का शासन रहा। अब इसमें आपको सबसे पहले कंपनी का शासन पढ़ना है, उसके बाद पढ़ेंगे
अपना सम्राट का शासन। अच्छा, एक दो डेट मैंने आपको और बताई थी, जैसे 1765 में तो उड़ीसा, बंगाल और बिहार, इनके क्या हुए थे, दीवानी मामले किसको प्राप्त हो गए, कंपनी को। और किसने दिए थे, शाह आलम ने। ये मुगल बादशाह थे शाह आलम। कहीं पे कोई दिक्कत हो या कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दें, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो भी लिखें। तो अब पढ़ेंगे हम बेसिकली अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला एक्ट आया था हमारे यहाँ पे, ये कह सकते हो कि ये हमारे संविधान में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रिटिश को लगा कि कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, तो कंपनी ने रूल बना दिया कंपनी के ऊपर कि आपको, आपके दायरे सीमित हैं, आपको अपने दायरे से बाहर नहीं जाना है, जो आपको रूल्स और रेगुलेशन बना के दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले एक्ट पढ़ेंगे अपना 1773 का, इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। पहला पॉइंट, प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इस युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका विस्तार काफी बढ़ता चला गया। अब देखो, अंग्रेजों की तो नीति हमेशा यही रही है कि जहां पे जाओ उंगली पकड़ो, उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ लो, सिर तक पहुंच जाओ। वे व्यापार करने आए, व्यापार करके अपना क्षेत्र बढ़ाते गए, अधिकार प्राप्त करते गए और एक दिन देश को पूरा का अपने कब्जे में ले लिया। तो अंग्रेजों की नीति तो हमेशा यही रही थी। 1757 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद सम्राट ने अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन उससे पहले जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद जो कंपनी थी ना, उसका शासन, उसका जो एरिया था वो काफी बढ़ गया। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इतना इसका क्षेत्र फैल गया। एक बार फिर बोलता हूं, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, ये सब इसका क्षेत्र बढ़ गया। अब जो ये दो युद्ध हुए थे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, लिखेंगे 1757 में प्लासी, और 1764 का युद्ध है आपका बक्सर का युद्ध। इन दो महत्वपूर्ण युद्ध के बाद क्या हुआ, जो अवध के नवाब थे वे ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोगी बन गए। इन दो युद्ध के बाद जो अवध के नवाब थे, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इन दो युद्ध के बाद अवध के नवाब इनके सहयोगी बन गए, पहली बात। दूसरा, जो मुगल बादशाह थे वो उसके क्या बन गए, पेशवर बन गए। मुगल बादशाह इनके पेशवर बन गए और ये इनके सहयोगी बन गए। तो अवध के नवाब जो थे, अवध के नवाब सहयोगी बने और मुगल बादशाह क्या बन गए, पेशवा बन गए। हो गया। अब देखिए, ये कह सकते हो कि ब्रिटिश शासन ने, जो ब्रिटिश थे, जो सम्राट थे, 1773 का रेगुलेटिंग पास करके, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास करके कंपनी के ऊपर उसके राजनीतिक और जो उसके प्रशासनिक कार्य थे उनको बढ़ा दिया गया, कि उनकी सीमा सीमित कर दी गई, कि उनको कुछ न्याय प्रशासनिक में अधिकार दे दिए गए, कुछ राजनीतिक अधिकार दे दिए गए कि आपको इतने प्रशासनिक अधिकार प्राप्त है, आपका दायरा इतना है, आपको राजनीतिक अधिकार ये प्राप्त है। तो ये सब हमारी इंपॉर्टेंट बातें थी। लेकिन अब जो बातें करेंगे वो बातें करेंगे जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें ऐसा क्या लिखा था जिसका हमारे संविधान पर असर पड़ा। तो बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, यहां पे एक एक बातें लिखेंगे, आप ऐसे समझेंगे। अब पहली बातें ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे महत्वपूर्ण बातें जो आपके उसमें लिखी गई थी 1773 के। पहला पॉइंट, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाकर 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। पहला पॉइंट,
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। तो पहला कार्यकाल किसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया। दूसरा, साथ में उनकी संख्या भी निर्धारित कर दी गई। कितनी? 24। ये क्या कर दी गई? इनकी संख्या भी निर्धारित कर दी गई। और साथ में क्या लिख दिया गया कि जो संख्या है इसका 25%, मतलब 6 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये अपना पद छोड़ेंगे हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष। कितने? 6। प्रत्येक वर्ष 6 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपना पद छोड़ेंगे। ये कहां पे लिख दिया गया? ये लिख दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाकर 1 वर्ष से 4 वर्ष किस एक्ट के द्वारा किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उनकी संख्या किस एक्ट के द्वारा निर्धारित की गई? 1773 के। कितनी की गई? 24 की गई। और अगला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रत्येक वर्ष 25% अर्थात 6 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपना पद छोड़ेंगे। यह प्रावधान कहां पर किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान भी कर दिया गया। सिंपल सी बातें हैं। और क्या किया गया? इसमें जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। साथ में उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य की परिषद की घटना की गई कि खुद तो वो गवर्नर जनरल बन गया, साथ में 4 लोग और लिए अपने सदस्य अपने सहायता के लिए। अगला पॉइंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, अलग से कुछ नहीं बनने वाला। बस आप क्या करें, आराम से पढ़ें और नोट करते जाएं। अगला पॉइंट क्या कहेगा? बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। साथ में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य की परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्य की परिषद का गठन। फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं। क्लास कैसी लग रही है भैया? बिल्कुल कमेंट करके बता दो। अच्छी लग रही है तो लाइक करो और सभी को शेयर कर दो। हो गया भैया? चलो, ये हो गया, यहां से मिटा देता हूं। अब अच्छा, आपसे अगर पूछ ले कि जो इसके 4 सदस्य थे वो कौन कौन से थे, तो सर फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेलैंड, मानसेन और बारवेन। क्या नाम थे सर? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेलैंड, मानसन और बारवेन। जो इसके 4 सदस्य थे वो ये थे, मैं नाम लिख देता हूं। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेलैंड, मानसन और बारवेन, ये इसके सदस्य थे जो उसकी परिषद गठित की गई। इसके 4 अन्य सदस्य थे, लेकिन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग इसके गवर्नर जनरल बने। अब और इसके एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई। इस एक्ट के द्वारा, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश स्थापित किए गए। तो ये तो नोट हो गएगा। अब उसके बारे में लिखते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी जाएगी, जिससे कि डायरेक्ट आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े और क्वेश्चंस भी आपके सारे कवर हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई बुक लेंगे तो उसमें से बुक में इतना सारा पढ़ लेंगे, तो उससे आपका टाइम भी लॉस्ट होगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो इसमें आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और जो भी क्वेश्चन है वो यहीं पे कवर हो जाएंगे। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना,
कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश, सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश बने। अच्छा, कलकत्ता का जो उच्चतम न्यायालय था इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, तीन अन्य न्यायाधीश, ये होते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया यहां पे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अलावा जो आपका बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके साथ के लिए, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि जो परिषद के सदस्य थे उनको क्या उनके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता था? अच्छा, कार्यकाल कितना था उसका? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कार्यकाल कितना था। जो कार्यकाल था उनका 5 वर्ष था। अब यहाँ पे 5 वर्ष किसका था और 4 वर्ष, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। 5 वर्ष था जो गवर्नर की जनरल की सहायता के लिए जो परिषद बनाई गई थी उनका कार्यकाल 5 वर्ष था और 4 वर्ष कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल था। अब क्या हुआ, जो 4 सदस्यीय परिषद थी उनके सदस्यों को कैसे हटा सकते थे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा उनको 5 वर्ष के पहले ही, मतलब उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उनको हटा सकते थे। किसकी? सम्राट के द्वारा हटा सकते थे। किसके सिफारिश पर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर। यह थोड़ा एक्स्ट्रा था, इसको भी आप याद रखेंगे। और अच्छा, सर एलिजा इम्पे हमारे मुख्य न्यायाधीश हुए। इसके अलावा जो हमारे अन्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो चैम्बर्स, लिबनेस्टर और हाइट। अन्य न्यायाधीश जो पहले न्यायाधीश बने 3 हमारे, चैम्बर्स, लिबनेस्टर और हाइट, ये 3 हमारे क्या अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन सर एलिजा इम्पे हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। और इसमें क्या करा 1773 के रेगुलेटिंग में और क्या किया गया? इसमें कंपनी के जो अधिकारी थे उनका वेतन बढ़ा दिया गया, कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया और उनको यह निश्चित तौर पर मना कर दिया गया कि आप निजी व्यापार नहीं करेंगे। मतलब जो व्यापार करेंगे वो सरकार कंपनी के थ्रू होगा। कोई भी सिंगल आदमी निजी व्यापार नहीं कर सकता, उसको पूर्णतः रोक दिया गया निजी व्यापार के लिए। और क्या, किसी भी भारतीय से रिश्वत लेने, उपहार लेने से बिल्कुल मना कर दिया गया कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश लोग या ईस्ट इंडिया का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी भारतीय लोगों से ना तो उपहार लेगा ना रिश्वत लेगा। ये सारी बातें हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आई। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया कि इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से 4 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया। उनकी संख्या भी निर्धारित कर दी गई। उनका जो है संख्या निर्धारित करने के बाद उनका जो कितने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो प्रत्येक वर्ष अपना पद छोड़ेंगे। ये तो सिंपल सी बातें थी। अब और क्वेश्चन क्या यहां पे बनेगा? पहला क्वेश्चन और सुनिए, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहां पे क्रिएट होता है। ये क्रिएट होता है कि जो आपका मद्रास और बंबई वाले जो गवर्नर थे, मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ये और लिखेंगे पॉइंट कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि पहले जो आपका जो कलकत्ता में जो आपका उच्चतम न्यायालय गठित हुआ उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। 1774 में आपका कलकत्ता में गठित हुआ था 22 अक्टूबर 1774। कितना? 22 अक्टूबर 1774 देख लेंगे, बिल्कुल ये डेट है। और काफी सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मैंने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, अपना अगला नेक्स्ट अधिनियम पढ़ेंगे।
1781 का अधिनियम, संशोधन अधिनियम जिसको बोलते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं और काफी सारी बातें करेंगे। तो प्लीज क्लास कैसी लगी इसको कमेंट करके बताना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चन हो किसी प्रकार का, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फेसबुक पेज पे फॉलो करें, अंकित एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अंकित एजुकेशन के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, तो जल्दी से उसको जाकर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो अच्छे से पढ़े, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।